प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, जहाँ पे हमने दो सेक्शंस डील कर लिए थे। सबसे पहला जो हमारा पार्ट था वहाँ हमने एक्सपेंशन पढ़ा था, और सेकंड जो हमारा पार्ट था वहाँ हमने कैलोरीमेट्री पढ़ी थी। तो ये दो चीज़ें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके थे। आज हम लोगों को पढ़ना है बेटा हीट ट्रांसफ़र, जहाँ पे दो बॉडीज़ के बीच में किन मेथड से हीट ट्रांसफ़र होती है, वहाँ पे क्या लॉज इन्वॉल्व होती हैं, इन सभी को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो हीट ट्रांसफ़र के बेसिकली तीन मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा, फर्स्ट क्या होता है कोई बताएगा? फर्स्ट कंडक्शन, सेकंड कन्वेक्शन और थर्ड रेडिएशन। तो आज हम इन तीनों को पढ़ेंगे और इसके बाद इनसे जुड़े हुए जितने भी लॉज हैं उन सारे लॉज को हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है? इसमें जो कन्वेक्शन है इसका कोई, जिसको आप बोल सकते हो फिक्स्ड फॉर्मूला, कोई फिक्स्ड फॉर्मूला है नहीं। तो उसके बारे में बस बेसिक्स जानेंगे कि क्या होता है कन्वेक्शन, और फोर्स्ड कन्वेक्शन और हमारा नेचुरल कन्वेक्शन में क्या फ़र्क है, वहाँ पे क्या पैरामीटर्स हैं जिनसे वो प्रोसेस हमारा गवर्न होता है। इतनी चीज़ें उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, बट बाकी जगहों पर हम फॉर्मूला भी एक एक करके स्टडी करेंगे। ठीक है? डन है बिल्कुल। तो आज के टॉपिक्स में सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। आज जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो है कंडक्शन, रेडिएशन। देखो कन्वेक्शन लिखा नहीं है, मैं एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा। ठीक है? स्टीफन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, एंड फाइनली वी विल लर्न द वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। और आपको एक बात बहुत ही दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि ये जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन से क्वेश्चन जरूर आता है। मतलब अगर हमने कंडक्शन और रेडिएशन पढ़ लिया तो एक सवाल हमारा निकल जाएगा आराम से। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेने के लिए। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। ठीक है? हीट ट्रांसफर होता क्या है? एनी ऑफ यू वांट टू एक्सप्लेन व्हाट इज हीट ट्रांसफर? पढ़ना शुरू कर दिया नहीं? हीट ट्रांसफर क्या है? हमारा मेथड है। किस चीज का मेथड है? अभी जस्ट मैंने बोला था एनर्जी को ट्रांजिट करने का, ट्रांसफर करने का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। और ये जो एनर्जी ट्रांसफर होती है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होती है, और टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होने वाले एनर्जी ट्रांसफर को आप स्पेसिफिकली क्या कहते हो? हीट कहते हो, हीट ट्रांसफर कहते हो ना? दैट्स वाई यहाँ पे इस टॉपिक का नाम क्या है? हीट ट्रांसफर। सो द डेफिनेशन इज हीट ट्रांसफर रेफर्स टू द फ्लो ऑफ हीट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस एंड द सब्सिक्वेंट टेम्परेचर चेंजेस। यहाँ पे जो है हमने ये पॉइंट एक्सप्लेन किया है, कहीं पे किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब इसके तीन मेथड्स हैं बेटा, आराम से पेन ड्रॉप कर लो और थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए सुन लो इसे, क्योंकि ये सुन लोगे तो तीनों पॉइंट्स अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। कंडक्शन जो मेथड है, यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, यहाँ पे हमारी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मीडियम ना हो तो ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे घर में जो भी यूटेंसिल यूज होता है हमारा, जो हमारी कुकिंग का काम होता है, पूरा खाना बनाने का, है ना? जो अभी भूख की बात चल भी रही थी थोड़ी सी। ठीक है? तो अगर हम लोग कुकिंग के पूरे प्रोसेस को देखें तो क्या होता है? हीट कहीं और, मतलब सोर्स है, सोर्स के बाद एक यूटेंसिल रखा है, और उसके बाद क्या है? आपके फूड आर्टिकल्स रखे हैं। नीचे से हीट क्या हुआ? ऊपर ट्रांसफर हुआ। अगर कोई ऐसा यूटेंसिल है जिसमें एक लंबा सा रॉड भी लगा है ना? तो आप देखोगे वो रॉड भी धीरे धीरे क्या होता है? हीट होना शुरू हो जाता है। होता है ना? अगर वहां पे वो यूटेंसिल नहीं रखा हुआ होता, एयर नहीं होती, तो ये हीट का मोड जो है, जो ट्रांसफर का मोड है, ये पॉसिबल नहीं होता। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब वहां पे क्या होगा? कोई ना कोई मीडिया रखा हुआ होगा। क्या ये पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर है? तो हमारा कंडक्शन एक ऐसा मेथड है हीट ट्रांसफर का जहां पे मीडियम रिक्वायर्ड है। दूसरा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हीट का हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं, मान लो कि एक रॉड है हमारे पास, है ना? मैंने अभी एक मान लिया कि मेरे पास क्या है? एक रॉड है। छोटा सा रॉड आपको दिखा रहा हूं बेटा, ये मान लो रॉड दिखा दिया मैंने। इस रॉड में एक साइड के टेम्परेचर को हमने मान लिया थीटा हाइयर, और दूसरे साइड के टेम्परेचर को मान लिया मैंने थीटा लोअर। हमें पता है हाइयर से लोअर के साइड में हीट का ट्रांसफर होगा। यहाँ जो खास बात है उसके बारे में मैं बताता हूँ। खास बात यहाँ पे ये है
कि ये जितने भी पॉइंट्स है, मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये मान लो θ1 टेम्परेचर पे है, ये θ2 टेम्परेचर पे है, ये θ3 टेम्परेचर पे है, इन सारे पॉइंट्स का जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे आप करंट में पढ़ते हो ना कि वो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करा रहा है, बट कहीं पे किसी स्पेसिफिक पॉइंट का चार्ज अपने आप बढ़ जा रहा है क्या? नहीं बढ़ता ना। हम मानते हैं कि हमने क्यू चार्ज भेजा है, दूसरे साइड से क्यू चार्ज क्या हो गया होगा? बाहर निकल गया होगा। एम आई राइट? यहाँ भी हम यही मानते हैं बेटा, हमने यहाँ से अगर क्यू एनर्जी भेजी है तो वो क्यू एनर्जी इस साइड से क्या हो गई है? बाहर हो गई है। और इस स्टेट को हम लोग एक नाम भी देते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, बट स्पेसिफिकली ईच एंड एवरी पॉइंट जो उसके ऊपर है वो खुद हीट को कंज्यूम नहीं कर रहे, अपने टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रहे, उनका टेम्परेचर क्या है? सेम टू सेम है। इज दिस पॉइंट इज ओके टू एवरीवन? कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं? बहुत बढ़िया बेटा, ध्यान से देखते हैं। तो मैंने अभी कंडक्शन के बारे में बोला कि कंडक्शन हमारे हीट ट्रांसफर का वो मेथड है जहां पे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और हीट जो है वो एक पॉइंट जो है वो दूसरे पॉइंट को क्या करता जाता है? फॉरवर्ड करता जाता है। यहाँ पे हीट को फॉरवर्ड करने के लिए मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो खुद कैरियर की तरह यूज नहीं आते। कैरियर का मतलब क्या हुआ? मैंने पेन वहां से उठाया और उठाकर लाकर यहाँ रख दिया। मान लो कि यहाँ पे जो है ना एक ब्रिक का स्टैक बना हुआ है और यहाँ पे मुझे उसी स्टैक को हटाकर दूसरा स्टैक बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? एक तरीका होगा कि मैं एक एक ईंट उठाऊंगा और वहां जाकर रखूंगा, और दूसरा तरीका क्या होगा कि एक चेन बना लेंगे, ह्यूमन चेन बना लेंगे 4-5 लोगों की, और एक दूसरे को पास करते चले जाएंगे। सॉरी तो एक दूसरे को क्या करते जाएंगे? हम पास करते चले जाएंगे। होता है ऐसा? हो सकता है। तो जब आप पास करने वाले पॉइंट की बात कर रहे हो तो इसका मतलब है हम उसको जो है क्या समझते हुए कर रहे हैं कि हमारा जो मीडियम का पार्टिकल है वो खुद मूव नहीं कर रहा, लेकिन वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा है? पास ऑन करने का काम कर रहा है। तो मुझे लगता है ये ह्यूमन चेन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हुआ होगा आपको। खुद कोई ईंट अपने पास नहीं रखे हुए है ना, तो अपने पास किसी ने नंबर इंक्रीज नहीं किया है, वो क्या कर रहा है? एक जगह से उठा रहा है और दूसरी जगह पहुंचा दे रहा है। तो मुझे लगता है ये प्रोसेस अब पूरा क्लियर होगा, दोनों को आप रिलेट कर पाओगे। बोलो बेटा। देखो, जहां पे हम यूटेंसिल्स का जो एग्जाम्पल था वो ये बताने के लिए था कि एक्चुअल में कंडक्शन प्रोसेस क्या है ना। बट जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं बेटा तो कुछ एजम्पशंस रखते हैं। उसी में ये पहला एजम्पशन था हमारा कि ये स्टेडी स्टेट है ना। तो स्टेडी स्टेट ऐसे नहीं समझने का है, बट कैलकुलेशंस जब हम रखेंगे तो वहां पे क्या करना होगा? हमें उस स्टेडी स्टेट की बात दिमाग में रखनी होगी। ठीक है, आगे आते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन में भी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, बट यहाँ पे कन्वेक्शन वाले पार्ट में हीट का जो ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, उस प्रोसेस में हमारा मीडियम का पार्टिकल हीट को कैरी भी करता है। ठीक है, जैसे वाटर बॉयल हो रहा है, मिल्क बॉयल हो रहा है, वैसे केस में आप देखे हो ना, नीचे से मिल्क क्या होगा? ऊपर की ओर जाएगा, और ऊपर जो ठंडा हो चुका होगा रिलेटिवली, जो कोल्डर मिल्क होगा वो कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। और ये सारा प्रोसेस जो है ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से डील होता है। कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स से डील होता है? भारी चीज नीचे चली गई, हल्की चीज क्या हो गई? ऊपर रह गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी के दिमाग में? विस्कोसिटी मैंने पढ़ाई है, आपको पढ़ाई है ना। अगर कोई फ्लूइड बहुत ज्यादा विस्कस है तो क्या उस विस्कस फ्लूइड में आसानी से पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा? क्या नहीं होगा। लेकिन कंडक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? मूवमेंट पे। तो अगर हम ज्यादा विस्कस फ्लूइड ले लेंगे, क्या वहां पे फ्लुएंट मूवमेंट होगा? नहीं होगा। और मूवमेंट नहीं होगा तो आप क्लियरली क्या कह सकते हो कि अगर कोई सब्सटेंस, कोई फ्लूइड हमारा विस्कस फ्लूइड है तो वैसे केस में हीट के ट्रांसफर की रेट कम रहेगी। क्या ये बात क्लियर है? तो हमारा ये जो कन्वेक्शन है, मैंने बोला कन्वेक्शन के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको, कुछ बातें बताऊंगा। उनमें से फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला? एक बोला मैंने ग्रेविटी का रोल आपको देखना पड़ेगा, है ना। सेकंड जो रोल है ये किसका देखना पड़ेगा आपको? विस्कोसिटी का देखना पड़ेगा। और दोनों के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। अगर ग्रेविटी का रोल देखना चाहते हो तो कैसे समझोगे? भारी चीजें नीचे आ रही हैं, हल्की क्या हो रही है? ऊपर जा रही है।
दूसरा मैंने पॉइंट बोला विस्कोसिटी का, अगर फ्लूइड बहुत ज़्यादा विस्कस है तो हीट का फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, और हीट का फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो वहाँ पे कंडक्शन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। इज दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू? तो ये कुछ बेसिक पार्ट्स थे। यहाँ से आगे आते हैं थर्ड पे, रेडिएशन। रेडिएशन के लिए किसी तरीके के मीडिया की नीड नहीं होती। सन से हम तक एनर्जी आ रही है, अग्री करोगे सभी? सन से हम तक एनर्जी आती है। बहुत सा ऐसा पार्ट है ना बीच में जहाँ वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है जहाँ पे, फिर भी आराम से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेडिएशन का नाम देते हैं। तीनों क्लियर हो गए सभी को? पहले में मीडियम चाहिए, हीट ट्रांसफर मीडिया जो है वहाँ पे खुद जो मीडिया जो है वो खुद एक जगह से दूसरी जगह हीट को कैरी करके नहीं ले जाएगा। सेकेंड में मीडियम चाहिए, हीट एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके मीडिया ही ले जाएगा। और तीसरे में मीडियम की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। डन है? तो ये बस 3 पॉइंट्स लिख लो, इतनी कहानी लिखने की जरूरत आपके लिए है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा। अच्छा, मैंने यहाँ कन्वेक्शन लिख दिया क्या? कन्वेक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। थोड़ा सा बेटा यहाँ पे हेडिंग मुझे चेंज करनी पड़ेगी, है ना? प्लीज मैं सॉरी बोलना चाहूँगा इसके लिए, यहाँ पे हेडिंग गलत पड़ गई है। ये क्या है बेटा? कन्वेक्शन। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन में क्या लिखा है बेटा? कन्वेक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। अभी जस्ट मैंने बोला 2 तरह के कन्वेक्शंस हमारे को पढ़ने हैं। सबसे पहला होता है हमारा जिसे हम बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। क्या होता है बेटा? नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन में क्या एग्जाम्पल लेना है वो मैं 1 मिनट में आपको बताता हूं। दूसरा है हमारे पास फोर्स्ड कन्वेक्शन। दोनों का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। एयर का फ्लो होता है ना, हवाएं चलती हैं। कैसे चलती हैं? कभी सोचा है? ये हवाएं नहीं, ये वाली नहीं, पंखे वाली नहीं, है ना, नॉर्मल नेचुरल वाली। कैसे होती हैं? प्रेशर का डिफरेंस होता है। क्यों प्रेशर का डिफरेंस होता है? मान लो यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ी, हवाएं जो है हल्की होके क्या हो गई? ऊपर चली गई, तो आसपास की ठंडी हवाएं क्या होंगी? वो उनको फिल करने के लिए तेजी के साथ आएंगी। ये एक नेचुरल मोड ऑफ कन्वेक्शन है। गर्म हवाएं क्या हुई? ऊपर गई, और ठंडी हवाएं उस प्लेस को फिल करने के लिए तेजी से आई। तो ये जो विंड का फ्लो हुआ हमारे किसी भी एरिया में, किसी भी जोन में, ये एक कन्वेक्शन का बड़ा नेचुरल एग्जाम्पल है। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल फोर्स्ड कन्वेक्शन का। हमारा हार्ट जो है, मुझसे अच्छे से अपने हार्ट को आप लोग जानते हो, उसके बारे में सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, है ना? वो क्या करता है बेटा? ब्लड पंप करता है। कैसे ब्लड को पूरे बॉडी में भेजता है? किसको भेजता है? हमेशा ठंडे ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में भेजता है। और उसकी तरफ कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड जो है ना, जो कि रिलेटिवली हीटेड भी होता है। तो गर्म खून जो है वो कहाँ आ रहा है? हार्ट की तरफ आ रहा है। और लाइटर वाला क्या हो रहा है? वो आप दूर भेज रहे हो। ये काम क्या हम बिना पंप के कर सकते हैं? नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरल कन्वेक्शन का मेथड नहीं हुआ। गर्म चीजों को दूर जाना चाहिए था, ठंडी को क्या होना चाहिए था? पास आना चाहिए था। बट यहाँ पे जस्ट रिवर्स हो रहा है। सो ऐसे किसी भी काम को करने के लिए पंप चाहिए होगा, है ना? शायद मैं जब आपको पंप पढ़ा रहा था वर्क में, मैंने बताया होगा पंप के बारे में कि नीचे से ऊपर एनर्जी को भेजना है तो क्या चाहिए? पानी को नीचे लेवल से ऊपर लेवल भेजना है, क्या चाहिए? पंप चाहिए। बिना पंप के ये काम नहीं होगा। हार्ट भी क्या है? हमारा एक तरीके का पंप है, उसके बिना काम नहीं होगा। आप आगे चलकर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, वहां पे बैटरी के बारे में पढ़ोगे। बैटरी क्या होता है हमारा? बैटरी भी एक तरीके का पंप है जो क्या करता है? चार्ज को पंप कर रहा होता है। कैसे? बैटरी के बाहर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में आ गया, चार्ज मूव कर गया, बट बैटरी के अंदर क्या होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव जाना पड़ेगा ना। कैसे जाएगा? पंप की जरूरत पड़ेगी। बिना पंप के होगा क्या ये काम? नहीं होगा। इसी तरीके से आगे चलकर हीट के बारे में पढ़ोगे। गर्म जगह से ठंडी पे हीट को भेजना है, ऐसे ही भेज देंगे। ठंडी से गर्म पे भेजना है, क्या करेंगे? क्या चाहिए होगा? पंप चाहिए होगा। वहां पे जिसको आप हीट पंप बोलोगे। जैसे आपका रेफ्रिजरेटर, इट इज अ टाइप ऑफ हीट पंप। पढ़ा है ना हमने? तो ये सारे पंप्स जो हैं वो रिलेटेड हैं। इन सबका काम क्या है? लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे किसी चीज को भेजना। ठीक है, डन है बिल्कुल। तो ये जो पार्ट था हमारा फोर्स कन्वेक्शन का और नेचुरल का, दोनों के एग्जांपल्स क्लियर हुए।
एक का मैंने बोला विंड फ्लो और दूसरे का क्या बताया आपको? दूसरे का मैंने आपको बताया हमारा जो हर्ट है। अब यहाँ पे कुछ प्रोपोर्शनलिटी की बातें भी कर लेते हैं। यहाँ जो हमारा dq/dt है, जो हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, यहाँ पे हम dq/dt को क्या कहते हैं? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो हमारा यहाँ जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू T⁴ 5/4। ये टेम्परेचर के 5/4 पावर के प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा पॉइंट मैंने अभी बोला, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारे विस्कस फोर्स के। यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं मैं विस्कोसिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। और तीसरा पार्ट है हमारा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि हम वहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। क्या ये पार्ट क्लियर है आप सभी को? बच्चों ये तीनों क्लियर है सभी को? जल्दी हाँ ना बोल दो। तो कन्वेक्शन मुझे लगता है सभी को क्लियर हो गया हो। कन्वेक्शन में इससे ज्यादा और कुछ पढ़ना भी नहीं है बेटा, ठीक है। हम यहाँ से फिर अब आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है अब इसके ऊपर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट को हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखते हैं बच्चों। हम लोग अब देखने जा रहे हैं यहाँ पे कंडक्शन। हमारा जो दूसरा मेथड है हीट के ट्रांसफर का, एक्चुअल में सीक्वेंस में अगर हम जाते तो पहला कंडक्शन होता है और दूसरा कन्वेक्शन होता है। हमने थोड़ा बदल दिया क्योंकि इसे थोड़ा इलोबरेट करके हमें पढ़ना है अभी। तो अगर हम अब कंडक्शन के बारे में बात करें तो कंडक्शन को अभी जस्ट मैंने बोला कि हमारा हीट के ट्रांसफर का वो मेथड है जहाँ पे मीडियम रिक्वायर्ड है और मीडियम पार्टिकल्स खुद हीट कैरियर की तरह काम नहीं करती। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हीट ट्रांसफर करता जाता है और चेन के थ्रू एक तरीके से हीट एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। मैं इसे अगर डायग्राम से दिखाना चाहूँ तो हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरीके से था। हमने एक रॉड लिया, एक साइड के टेम्परेचर को हमने थीटा हाइयर रखा, दूसरे साइड के टेम्परेचर को हमने थीटा लोअर रखा। देखो इस चैप्टर में जो है ना, थीटा से मैंने टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया है। कहीं पे कैपिटल टी दिख जाए तो घबरा मत जाना, हमने थीटा लिया है। कैपिटल टी भी फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, ज्यादातर जगह पे कैपिटल टी ही रखते हैं, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि इस रॉड की लेंथ कितनी है हमारे पास, L के बराबर है। अब यहाँ पे अगर मुझे हीट के ट्रांसफर की बात करनी है तो पहली चीज हम हमेशा देखेंगे कि हमारा स्टेडी स्टेट होगा, इसमें तो कहीं से कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। और अगर स्टेडी स्टेट है तो हमारा जो dq/dt है दैट इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसे हम बहुत बार हीट करंट के नाम से भी जानेंगे। क्या नाम दोगे इसे आप? हीट करंट का। तो हमारा जो हीट करंट है, ये हीट करंट माइनस ऑफ के ए इंटू डी थीटा बाई डी एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं, पहले इन टर्म्स को समझते चलते हैं। जल्दी से देख लेते हैं बच्चों, प्लीज कंसंट्रेट करना। के जो है हमारा, इसे आप क्या कहते हो? इसे आप बोलते हो थर्मल कंडक्टिविटी। ये किस नाम से जाना जाता है? थर्मल कंडक्टिविटी के। बच्चों कुछ चीजें समझने की होती है, वहां पे अगर लिखने में लग जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ए हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और अगर मैं थर्ड इस पार्ट की बात करूं जो यहां लिखा हुआ है, मैं इसे माइनस ऑफ डी थीटा बाई डी एक्स लिख रहा हूं पहले, ठीक है ना। इसे हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। थोड़ा सा सुन लेना मेरे पॉइंट को, मैं जो अभी बोलने जा रहा हूं। जहां भी वर्ड ये ग्रेडियंट दिखाई देना, जहां भी ये वर्ड आपको ग्रेडियंट दिखे, हमेशा याद रखना आप न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी को लेंथ के रेस्पेक्ट में जज कर रहे हो, लेंथ के रेस्पेक्ट में देख रहे हो। टेम्परेचर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, है ना, ऐसे वर्ड्स जहां भी आएंगे, न्यूमरेटर में क्या है आपका? चेंज इन प्रेशर। डिनोमिनेटर में क्या होगा? चेंज इन लेंथ। वोल्टेज ग्रेडियंट, है ना। तो जहां भी ग्रेडियंट वर्ड होगा वहां पे न्यूमरेटर में आपकी क्वांटिटी कौन सी होगी? जो भी आप देख रहे हो। और डिनोमिनेटर में कौन सी क्वांटिटी होगी? आप लेंथ के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है ना। ये जो माइनस डी थीटा बाई डी एक्स है, ये क्या बताता है? हम फाइनल में से इनिशियल टेम्परेचर को घटा रहे हैं और उसके बाद लेंथ से उसे डिवाइड कर रहे हैं। अब मैं वो माइनस साइन इनकॉर्पोरेट कर दूं तो क्या इनिशियल में से फाइनल घटना शुरू हो जाएगा? इसीलिए बेटा जब हम इसे यूज में लेकर आते हैं ना, तो हम हायर टेम्परेचर से सीधे सीधे किसको माइनस कर देते हैं?
लोअर कोर हमारा काम हो जाता है। तो ऐसे ही ये माइनस डी थीटा बाई डी एक्स क्या है, ये हमारा फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर है ना। बट जब वो माइनस साइन जो हमारे बाहर रखा हुआ है वो अंदर चला जाता है तो ये हायर माइनस लोअर में कन्वर्ट हो जाता है या इनिशियल माइनस फाइनल में कन्वर्ट हो जाता है। याद रहेगी बात ये। तो ये हमारा पहला पॉइंट था बेटा। यहीं पे एक छोटा सा पॉइंट मैं और इंक्लूड करना चाहूंगा, है ना, छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पे और इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखते हैं इस पॉइंट को भी। हमारा जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे बेटा, प्लीज बोर्ड पे कंसंट्रेट करना। मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे ए मान लेता, तो आप क्या इस डी क्यू बाई डी टी को यहाँ पे, जिसे हम एच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे क्या लिखते, के मल्टीप्लाइड बाई ए इंटू डी थीटा के जगह पर आप लिखते थीटा हायर माइनस थीटा लोअर डिवाइडेड बाई लेंथ की जगह हमारे पास क्या लेंथ एल दिया हुआ है। आप देखो न्यूमरेटर में आपके पास क्या आया बेटा, थीटा हायर माइनस थीटा लोअर, और बाकी क्वांटिटीज को अगर हम डिनोमिनेटर में डाल दें तो क्या इस तरीके से आप इसे अरेंज कर पाते। ये जो डिनोमिनेटर में लिखी हुई क्वांटिटी है इसको हम यहाँ पे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये और कुछ नहीं है बेटा, ये हमारा थर्मल रेजिस्टेंस है। ये क्या है हमारा, थर्मल रेजिस्टेंस है। क्या ये बात भी आपको याद रह सकती है। आर क्या है हमारा, आर इज बेसिकली द थर्मल रेजिस्टेंस। आप याद करो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, I इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई आर होता है। यहाँ पे डेल्टा वी के जगह पे क्या आ गया, डेल्टा थीटा, और नीचे क्या है हमारे पास आर। आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए, यही होता है ना। रो इज रेजिस्टिविटी, है ना, दैट इज 1 बाई कंडक्टिविटी। यहाँ पे देखो ये एल बाई के है, लेकिन ये के क्या है, यहाँ कंडक्टिविटी है। तो फॉर्मूला सेम है, वो फॉर्मूला आप रेजिस्टिविटी में लिखते हो इसलिए रो आपको न्यूमरेटर में दिखता है। ये फॉर्मूला आप कंडक्टिविटी के फॉर्म में लिखे हुए हो इसलिए के आपको नीचे दिखाई दे रहा है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। मींस जैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंसेस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखते हैं, यहाँ भी हम वही सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन विदाउट एनी हेजिटेशन यूज कर सकते हैं। क्या ये सभी क्लियरली समझ पा रहे हो। तो ये आर हमारे पास क्या है बेटा, दिस आर इज बेसिकली एल डिवाइडेड बाई के ए, और अभी हम इसे बता चुके हैं ये हमारा थर्मल रेजिस्टेंस है। याद रखेंगे इतनी बातों को आराम से, किसी को कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो जल्दी से बेटा आप यहां से आगे आ जाते हैं। आगे आते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस को इसके ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो क्वेश्चन है बेटा इस चैप्टर का सबसे पेट क्वेश्चन है। हमसे पूछा जाता है कि हमारा जो जंक्शन पॉइंट यहाँ पे है उस जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा ये कैलकुलेट करके बताओ, है ना। जंक्शन पॉइंट का मतलब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का टेम्परेचर निकाल कर बताओ। बाकी देखो तीनों पॉइंट्स के आपको टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, बाकी कुछ और भी क्वांटिटीज बताई गई हैं। 3 रॉड्स मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल मतलब कंडक्टिविटी से मुक्ति पा गए, हम पा गए ना, सबका सेम हो गया। दूसरा हैविंग सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, बहुत बढ़िया, ए से भी मुक्ति मिल गई हमें, सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या है, सेम है। बीइंग ज्वाइंड एज शोन इन फिगर, है ना। ईच रॉड इज ऑफ सेम लेंथ, बहुत बढ़िया, मतलब पूरे रेजिस्टेंस से मुक्ति मिल गई ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अब आराम से, अगर मैं इस रॉड को ए बी और सी के नाम से जान रहा हूँ तो हमारा आर ए जो होगा ये हमारे आर बी के बराबर होगा और ये आर सी के इक्वल होगा, और सबके सब किसके बराबर होंगे, एल डिवाइडेड बाई के के बराबर होंगे, जिसको मैं यहाँ पे आर के नाम से लिख दे रहा हूँ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, जल्दी से बोल दो। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हमें कॉन्सेप्ट लगाना है। हम सभी जानते हैं ना कि हमारा जो जंक्शन पॉइंट है, हमारा जो जंक्शन पॉइंट है वहां पे किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के थ्रू हम ऐसा कह सकते हैं कि जितना करंट आ रहा होगा उतना ही करंट जा रहा होगा, ऐसा कह सकते हो ना। तो करंट जितना आ रहा है उतना ही अगर जा रहा है, ये हम यहाँ पे दिमाग में रखें और यहाँ पे उसे यूज करना चाहें तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। 90-90 जो ये जो मुझे दो दिखाई दे रहे हैं, मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि यहाँ से हीट आ रहा है और यहाँ हीट क्या हो रहा है, जा रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है मानने में, नहीं है, यूज करते हैं। अब हम सबसे पहले लिखते हैं बेटा हीट करंट जो इन हो रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर 90 - 0 डिवाइडेड बाई आर प्लस 90 - 0 फिर से मैंने 0 को थीटा लिख दिया, 90 - 0 डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू
क्या लिखना चाहिए? मैंने ये सही लिखा है बेटा, 90 माइनस जीरो, 90 माइनस जीरो जो लिखा है ये सही है। बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। किसने बोला? बहुत बढ़िया। हम लोगों को यहाँ पे जंक्शन देखना है ना बेटा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट जीरो लिखने लग जाऊं तो गड़बड़ हो जाएगी ना, है या नहीं? हम तो जंक्शन जंक्शन की बात कर रहे हैं ना अभी, हम तो जंक्शन पे कितना आया कितना गया उसकी बात कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? थीटा जे, और ये भी क्या होगा? थीटा जे। और जब करंट जहां से बाहर जा रहा है वहां हाइयर टेम्परेचर क्या थीटा जे है, तो थीटा जे माइनस जीरो डिवाइडेड बाई आर। क्या इससे हमारा आंसर आएगा? रीअरेंज कर लो बेटा, डिनोमिनेटर हर जगह सेम है, हटा देते हैं, न्यूमरेटर की बात करते हैं। न्यूमरेटर में 180 और यहाँ से माइनस 2 थीटा जे, लेफ्ट से राइट चला गया तो हमारे राइट में बन गया 3 थीटा जे। सो ऑटोमेटिकली द वैल्यू ऑफ थीटा जे इज इक्वल टू 60 डिग्री सी। क्या हमारे लिए मुश्किल है सॉल्व करना? मैंने क्या किया मैं दोबारा से आपको रिपीट करके बताता हूं। मैंने बोला हीट करंट इन, हीट करंट इन इज इक्वल टू हीट करंट आउट, और हमारा आंसर अपने आप क्या हुआ? निकल के चला आया। कोई परेशानी? हीट करंट इन कैसे निकाला? हायर टेम्परेचर माइनस जंक्शन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, हायर टेम्परेचर माइनस जंक्शन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। दो क्यों लिया? क्योंकि दो रॉड्स थी। और फिर तीसरे के लिए आपने क्या किया बेटा? हायर टेम्परेचर थीटा जंक्शन हो गया, लोअर टेम्परेचर जीरो हो गया, तो हमने माना थीटा जे माइनस जीरो डिवाइडेड बाई आर, और इसे हमने सॉल्व कर लिया। डन? कोई कंफ्यूजन? हाँ ना तो बोल दो। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यहां से आते हैं बेटा, दो छोटे छोटे फॉर्मूले सीख लेते हैं और दिमाग में इसे सेट कर लेते हैं। पहला है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। देखो अगर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस दिया हुआ है तब तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके साथ एक छोटा सा क्या करते हैं, छल करते हैं। क्वेश्चन पूछते समय आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं के ए के टर्म्स में, के एल के टर्म्स में, तो उसे हम कैसे डील करेंगे? इसके लिए ये दोनों फॉर्मूले हमको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले फर्स्ट वाले से बेटा। मैं बात करता हूं यहाँ पे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की, और इस बार मुझे ऐसा लगता है ना कि आप सभी मुझे हेल्प करने में एबल हो, बहुत आराम से मजे से मुझे हेल्प कर सकते हो। करना जल्दी जल्दी। मान लो ये दो रॉड्स हमने ले लिए हैं, ये दो रॉड्स जो है मेरे पास दिए हुए हैं। पहला जो हमारा रॉड है इसकी लेंथ मुझे दी गई है L1 के बराबर, दूसरे रॉड की लेंथ मुझे दी गई है L2 के बराबर। इसका कंडक्टिविटी जो है ये K1 है, दूसरे वाले रॉड की कंडक्टिविटी K2 है। यहाँ पे देखो A1 A2 अलग अलग भी हो सकता है ना, A1 A2 भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो कैलकुलेशन मैं करने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं K इक्विवेलेंट की बात करूँगा ना, वहाँ पे हमेशा ये ध्यान रखना कि जब हम K इक्विवेलेंट लिखने जा रहे हैं, वैसे केस में कभी भी आपका सीरीज वाले केस में एरिया अलग अलग नहीं होगा, और पैरेलल वाले केस में कभी भी लेंथ अलग अलग नहीं होगा। तो अगर K इक्विवेलेंट पूछा गया है तो हमारा एक पैरामीटर सेम मानना पड़ेगा, नहीं तो हम आगे के कैलकुलेशन नहीं करेंगे। रेजिस्टेंस निकालना होता कोई दिक्कत नहीं थी, रेजिस्टेंस में हो सकता था, R के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, हम R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2 लिख लेते। बट जैसे ही हम K इक्विवेलेंट की तरफ प्रोसीड करेंगे वहां पे हमारा सीरीज के केस में A सेम होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, मैं जब नेक्स्ट लाइन लिखूंगा ना आपको वहीं से क्लियर भी हो जाएगा। ध्यान से देखो बच्चों, मैं यहाँ पे लिखता R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। क्या लिखने में कोई दिक्कत थी? बोलता दोनों से सेम करंट, हीट करंट पास होगा, है ना, दोनों से सेम हीट करंट पास होगा हमारा। इसके अक्रॉस अलग टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, इसके अक्रॉस अलग आएगा, बट नेट अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए सीरीज में हम क्या यूज करते हैं? R1 प्लस R2, वही हम यहाँ पे यूज भी करेंगे। ये हमारे पास थीटा हाइयर है, इस साइड हमने यहाँ थीटा लोअर लिया है। अब R इक्विवेलेंट जब आप लिखोगे K के टर्म्स में तो क्या लिखोगे? फॉर्मूला था L बाई K, तो आप L की जगह क्या लिखोगे? L1 प्लस L2। K की जगह क्या लिखोगे बेटा? K इक्विवेलेंट। यहाँ क्या लिखोगे? अगर एरिया अलग अलग होता तो क्या लिखते? नहीं पता था ना, नहीं लिख पाते ना, नहीं लिख पाते। A1 प्लस A2 तो होता नहीं, और A इक्विवेलेंट आप ऐसे किसी तरीके से निकाल नहीं पाते। दैट्स वाई मैंने बोला कि K इक्विवेलेंट अगर पूछा गया है तो
एरिया आपको वहां पे दोनों का क्या लेना होगा, सेम लेना पड़ेगा। यहां हम ए लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे L1 डिवाइडेड बाई K1 इंटू ए, सेकेंड वन इज L2 डिवाइडेड बाई K2 इंटू ए। नाउ जस्ट रीअरेंज इट। ए को आप आराम से हटा सकते हो बच्चों, ए को आप आराम से हटा सकते हो, और बाकियों को रीअरेंज करोगे तो यू विल गेट के इक्विवेलेंट इज K1 K2 L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई K2 L1 प्लस K1 L2। एवरीवन डू यू अग्री विथ मी? करते हो अग्री? यहां एक पॉइंट और ऐड कर दो, इफ L1 इज इक्वल टू L2, अगर L1 L2 भी बराबर हो जाए तो क्या न्यूमरेटर से 2L और नीचे से एक L आएगा कॉमन, L से L कैंसिल करेंगे एंड आंसर विल बी K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 होगा। क्या कहीं किसी को कोई दिक्कत है? क्या इसे आप हार्मोनिक मीन भी कहते हो? तो आप ये पॉइंट बहुत अच्छे से आराम से याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं किसी को? से यस और नो? तो ये हमारा तरीका होगा और आपको इसका रिजल्ट ध्यान में होना चाहिए। डायरेक्ट आपसे रिजल्ट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा, सेकंड जो पार्ट है हमारा, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम अब बात करते हैं यहाँ पे अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन को डील करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें यहाँ, तो मान लो हमारे पास ये एक रॉड था, यहीं पे हमने क्या किया, एक दूसरा रॉड यूं लगा दिया। ठीक है बच्चों, प्लीज बोर्ड पे देखो, हमारा एक साइड जंक्शन है थीटा एच पे, दूसरे साइड हम लोग क्या रखे हुए हैं, थीटा एल। थीटा एच मतलब थीटा हाइयर, थीटा एल मतलब थीटा लोअर। मैं जनरली ऐसे ही नोटेशंस यूज करता हूं जो कि आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहे, है ना। आगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। इसे लिख रहे हैं A2 और ऊपर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A1। कंडक्टिविटीज K1 एंड K2, दीज थिंग्स आर गिवन टू अस। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग R इक्विवेलेंट एंड द सेकेंड वन K इक्विवेलेंट। मैंने अभी कुछ देर पहले क्या बोला था बच्चों आपको, कि जब आप K इक्विवेलेंट निकालने जाओगे ना पैरेलल के केस में, तो क्या सेम रखना पड़ेगा, लेंथ। अब देखो आपको मैं बताता हूं क्यों लेंथ सेम रखना है, आपको अभी जस्ट क्लियर हो जाएगा। रेजिस्टेंस निकालने के लिए तो दिक्कत ही नहीं थी ना, 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2 लिखते और हमारा काम हो जाता। ऐसा क्यों लिख पाते हैं, क्योंकि दोनों में हीट करंट सेम नहीं होता। एक से हीट करंट H1 है तो दूसरे से हीट करंट क्या है, H2 है, और नेट हीट करंट जो आपको यहाँ पे मिलेगी वो इन दोनों को जोड़ने के बाद मिलेगी। यहाँ पे इन दोनों पॉइंट का टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है, तो मैं ऐसा करता हूँ ये भी पॉइंट मिस ना हो जाए आपसे, इसलिए ये दोनों पॉइंट्स भी लिख ही देता हूँ यहाँ पे, है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ H1 प्लस H2 इज इक्वल टू H इक्विवेलेंट एंड डेल्टा थीटा 1 इज इक्वल टू डेल्टा थीटा 2। ये दोनों बातें याद रखना। यहाँ उल्टा था ना, यहाँ हमने क्या बोला था, डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2 विल गिव अस डेल्टा थीटा इक्विवेलेंट एंड H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H। क्या ये था बेटा दोनों पॉइंट? यहाँ पे हीट करंट सेम था, यहाँ पे क्या सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस को ऐड करने पे नेट टेम्परेचर डिफरेंस मिलता था, यहाँ पे हमें नेट करंट चाहिए तो इंडिविजुअल करंट्स को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ तक तो सब इजी, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ाता हूं मैं, आप बताओ R इक्विवेलेंट था L बाई के, तो क्या मैं इसे यहाँ पे K इक्विवेलेंट इंटू A के जगह पे A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई L लिख सकता हूँ? L लेकिन कब लिखूंगा, जब दोनों L सेम होंगे तब ना। अगर दोनों का लेंथ अलग अलग होता तो आप L लिख पाते क्या? नहीं लिख पाते ना। इसीलिए मैंने बोला कि K इक्विवेलेंट निकालने के केस में L आपको यहाँ पे सेम लेना पड़ेगा। यहाँ आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, K1 इंटू A1 डिवाइडेड बाई L and the second one K2 into A2 divided by L. Just remove this L and answer your question. K equivalent is K1 A1 plus K2 A2 divided by K1 plus K2. Done बच्चों? Done है? A1 A2 same हो गया तो if A1 and A2 are same then K equivalent को क्या आप K1 plus K2 by 2 लिख लोगे?
मीन्स इसे आप अरिथमेटिक मीन कह सकते हो। तो अगर आपका पैरेलल का सीरीज का केस है तो के इक्विवेलेंट हार्मोनिक मीन, और अगर हमारा पैरेलल का केस है तो अरिथमेटिक मीन, हम इसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा इस पॉइंट को हम लोग अब ओवर करते हैं, और यहाँ से अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जल्दी से उसे सॉल्व करके बता दो मुझे। हाँ बेटा, क्या बेटा? अच्छा, डिनोमिनेटर, ओके ओके। यहाँ a1 प्लस a2 आएगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े बच्चों। यहां से नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसके ऊपर एक छोटा सा सवाल निपटाते हैं, जल्दी से बनाओ तो इसे अब, और मुझे प्रसन्न करो। जल्दी से आंसर बताओ इसका। सीरीज है या पैरेलल? पैरेलल। पैरेलल है, एरिया सेम, लेंथ सेम। क्या क्या अभी सिखाया? कौन सा मीन? अरिथमेटिक मीन। कौन सा आंसर? बहुत 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 कठिन सवाल था ना? नहीं था? था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा, यहां से एक क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि आइस फॉर्मेशन जो होता है हमारा, मान लो कि किसी कोल्ड जोन में चले गए, किसी कोल्ड प्लेस पे चले गए हैं, वहां पे क्या होता है कि पॉन्ड के ऊपर आप देखे होगे, ऊपर में ही बर्फ जम गया है ना, जिसको आप मतलब कुछ जगह पर तो उस पर स्केटिंग का इवेंट भी कराया जाता है, पूरा का पूरा नदी ही जम गया है ना। इंडिया में बहुत सारे ट्रेक्स हैं जो कि उसके ऊपर किए जाते हैं, ठीक है ना, ट्रेकिंग ही उसके ऊपर हो रही है। तो पॉन्ड है हमारा, मान लो कोई लेक है, कभी कभी रिवर तक क्या होता है, उसका ऊपर का लेयर जो है वो पूरी तरीके से जम जाता है, और नीचे फिर भी पानी बचा हुआ है। ऐसा क्यों होता है, पहले तो इस लॉजिक पे आते हैं, और दूसरा, जब वो आइस फॉर्मेशन हम पढ़ना शुरू करेंगे तो आइस फॉर्मेशन में क्या फॉर्मूले हमारे इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एक पॉन्ड की। मान लो इस तरीके का एक पॉन्ड दिया हुआ है, और हमने मान लिया कि जिस जोन में हम बात कर रहे हैं वहां पे उस समय जो वहां पे टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर माइनस में जा चुका है। किस में जा चुका है? माइनस में जा चुका है, नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। थोड़ी सी मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सुनने से ही सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, है ना। ध्यान से सुनते हैं। मान लो कि बाहर का टेम्परेचर अगर -θ°C है। क्या है बाहर का टेम्परेचर? -θ°C। हमें पता है ना कि वाटर की हाईएस्ट डेंसिटी कब होती है? 4 डिग्री पे। तो अगर यहाँ पे वाटर होगा, है ना, वाटर अगर होगा इसके नीचे, तो सबसे नीचे कौन सा वाटर मुझे मिलेगा? 4 डिग्री C वाला, फिर कुछ 3 डिग्री C वाला, और इसके जस्ट नीचे जो वाटर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? 0 डिग्री C वाला। क्या ये सभी अग्री करते हो? सबसे भारी पानी कहाँ होगा? सबसे नीचे। और सबसे भारी पानी का टेम्परेचर कितना होता है? 4 डिग्री। तो सबसे भारी पानी नीचे होगा। और जानते हो ये जो पूरा वाटर का जो फंडामेंटल जो आप प्रॉपर्टी मान सकते हो, जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के कारण ही एक्वेटिक लाइफ पूरे वर्ल्ड में बची हुई है। अदरवाइज बहुत सारे कोल्ड प्लेसेस में तो एक्वेटिक लाइफ ही खत्म हो जाती। सोच लो पूरा का पूरा पानी ही बर्फ बन गया, तो अंदर जो मछलियां होती या जो दूसरे एक्वेटिक जो भी होते, क्या वो बचते? नहीं बचते ना। वो सरवाइव ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऊपर तो आइस बना हुआ है, बट नीचे क्या है हमारा? नीचे पानी है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो ये नेचर का जो है अपना एक करिश्मा ही है, समझो तो। अब आगे की बात करते हैं। हम मानते हैं कि बाहर टेम्परेचर माइनस में और अंदर 0 डिग्री पे है, तो क्या यहाँ पे इस 0 डिग्री वाले हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होता? तो यहाँ से हमारा हीट जो है वो कहाँ जाता है? बाहर की ओर जाता है। और जब ये अंदर से बाहर की ओर हीट जाएगा, तो अंदर से बाहर जो हीट जाएगा वो क्या? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के थ्रू ये बात इंश्योर करने के में काम आएगा कि धीरे धीरे नीचे से क्या होती जाएगी? आइस की फॉर्मेशन होती चली जाएगी। तो अभी मान लो इसकी थिकनेस जो है ना, वो मुझे कुछ x के बराबर दे रखी थी। ये थिकनेस क्या थी? x के बराबर थी, या हम y एक्सिस में जनरली y मानते हैं, तो इसको y ही मान लो, y के बराबर थी। कुछ देर के बाद ऐसा होगा ना कि मुझे एक dy थिकनेस का और नीचे लेयर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। से यस और नो?
सब लोग अग्री करते हो इस बात से? तो धीरे धीरे क्या बेटा, फ्यूजन के थ्रू नहीं बन रही है, हीट जा रहा है। हम जानते हैं कि 0 डिग्री पे वाटर किस चीज में कन्वर्ट हो सकता है, आइस में। जब उससे एनर्जी बाहर निकल जाए तो आप एनर्जी निकाल रहे हो और बोल रहे हो कि फ्यूजन जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू हम समझ पा रहे हैं कि नीचे धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, हमारा आइस का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया होगा। ठीक है ना, बढ़े आगे। अब बात करते हैं यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की, जो कि ऐसे बहुत ज्यादा टफ अब है नहीं। हम बोलेंगे dq बाई dt क्या होता है? ये हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, जिसको हम अभी h से रिप्रेजेंट करते थे, है ना, हीट करंट था। उसको अगर आप कंडक्टिविटी के फॉर्मूले से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो कंडक्टिविटी के फॉर्मूले से इसे क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ के ए इंटू, देखो ये माइनस साइन में गायब कर दूं तब तो आराम से इसे क्या लिखूंगा, 0 माइनस माइनस थीटा लिखूंगा ना, है ना, हायर टेम्परेचर 0, लोअर टेम्परेचर माइनस थीटा। तो ये माइनस साइन क्यों बिना मतलब ढोते रहे, हटा ही देते हैं, है ना। हम यहाँ लिखते हैं इसको के ए इंटू थीटा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में इसकी थिकनेस जो कि y के बराबर है। क्या मैं यहाँ y कोट कर सकता था? अब ये जो पार्ट है बेटा, हम सभी जानते हैं Q हमारा होता है m इंटू एल के बराबर होता है, मास इंटू लेटेंट हीट। मास को मैं क्या यहाँ पे डेंसिटी ऑफ आइस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ आइस मल्टीप्लाइड बाई जो यहाँ पे थिकनेस है जिसे आप यहाँ y लिख रहे हो इंटू एल से रिप्रेजेंट कर सकते थे। से यस और नो। तो dq बाई dt क्या होता है बच्चों, क्या इसे हम डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेटेंट हीट मल्टीप्लाइड बाई dy बाई dt लिख पाते हैं? बोलो। तो आपके पास dq बाई dt के दो फॉर्मूले आ गए, एक आ गया कंडक्शन वाले फॉर्मूले से और दूसरा आ गया जो हमने इससे पहले हीट ट्रांस जो हमने कैलोरीमेट्री में पढ़ा था उससे। ये दो फॉर्मूले आ गए, क्या ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए? जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वही तो आइस के फॉर्मेशन का रीजन है, हाँ या ना, हाँ या ना। देखो बेटा, अगर ऐसी चीजें समझने में नहीं रिस्पॉन्ड करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, है ना। मैं एनर्जी लगा रहा हूं, थोड़ी आप भी लगाओ। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को अगर इक्वेट कर रहा हूं तो मैं लिखता बेटा यहाँ पे बहुत सिंपल वे में रो ए इंटू एल मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई थीटा बाई वाई। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ए से ए को हटा दिया, यहाँ से वाई डी वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, या अगर मान लो मैं डी टी लिखना चाहता तो डी टी की वैल्यू क्या आ जाती, डी टी को एक साइड कर दिया, बाकियों को अलग तरफ कर दिया, तो ये आता मेरे पास रो इंटू एल के इंटू थीटा मल्टीप्लाइड बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई डी वाई। क्या इंटीग्रेट करके आप वो टाइम निकाल सकते हो जितने टाइम में इतना आइस फॉर्म हुआ होगा? से यस और नो। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से आएगा टी इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई के थीटा इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ टर्म्स कौन कौन से आपको नहीं समझ में आ रहे हैं मुझे बताना। एक टर्म आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, रो को हम लोग बोल रहे हैं डेंसिटी ऑफ आइस। एल को बोल रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और कोई भी टर्म है जो कि कंफ्यूज कर रहा है? और बताओ, के कंफ्यूज कर रहा है? के इज बेसिकली कंडक्टिविटी ऑफ आइस। ये किसकी कंडक्टिविटी है? आइस की कंडक्टिविटी है। और कोई टर्म भी कंफ्यूज कर रहा है? नहीं। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसे याद रखोगे। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, पहला वाई थिकनेस होने में इतना टाइम लग गया, वाई से 2y होने में कितना टाइम लगा होगा, ये मैं पूछूं तो कैसे निकालोगे? पहला वाई थिकनेस बनने में t टाइम लगा, तो दूसरा वाई थिकनेस मतलब y से 2y होने में कितना समय लगा होगा? इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ t। जानते हो कैसे? टोटल 2y बनने में कितना समय लगता? यहाँ पे 2y अगर आप डालते तो 2y का स्क्वायर क्या 4y स्क्वायर बन जाता, 4 यहाँ से बाहर आता तो t की वैल्यू क्या हो जाती? 4t। तो 0 से t होने में, सॉरी 0 से y होने में कितना टाइम लगा था? t का। 0 से 2y होने में कितना टाइम लगा? 4t का। तो y से 2y होने में कितना समय लगा होगा? 3t का। कह सकते हो गैलीलियो ने ऐसा कभी किसी और थियरी में समझाया था? गैलीलियो ने कहीं और समझाया था? ये भूल गए? गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर याद है कि अगर किसी बॉडी को फ्री फॉल कराते हो तो
पहला t टाइम में अगर वो x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो नेक्स्ट t टाइम में कितना करेगा, 3x करेगा। उसके नेक्स्ट t टाइम में कितना करेगा, 5x करेगा। क्या उससे मिलता जुलता कुछ फॉर्मूला भी है? वहां भी t स्क्वायर पे प्रोपोर्शनलिटी, यहां भी t स्क्वायर पे प्रोपोर्शनलिटी। क्लियर है? चलो फिर तो इसके ऊपर आंसर बता दो जल्दी से, इसका जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 1:3:5। कहीं कुछ सोचने की नीड है क्या? नहीं है, हम आराम से ऐसा बता सकते हैं। मैं अब आगे बढ़ाता हूं बेटा। यहां से आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, जो हमारा लास्ट पार्ट है बेटा। इसे हम लोग कहते हैं रेडिएशन। रेडिएशन हमारे हीट के ट्रांसफर का वह मेथड है जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं बिल्कुल बेसिक पॉइंट से इसे स्टार्ट कर रहा हूं, बेसिक्स को एक बार सुन के समझ लेना। सबसे पहला यहाँ बेसिक थियरी, जो फर्स्ट थियरी है, उसे हम कहते हैं प्रिवोस्ट थ्योरी। प्रिवोस्ट ने बोला था कि दुनिया में, इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे नहीं है। व्हेन आई एम सेइंग एब्सोल्यूट जीरो, इट इंडिकेट्स जीरो केल्विन। आप किस में रिप्रेजेंट कर रहे हो टेम्परेचर को? केल्विन में। तो जीरो केल्विन टेम्परेचर पे कोई भी बॉडी जो है वो कोई हीट रेडिएट नहीं करती या कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं करती। इसके अलावा ऐसा यूनिवर्स में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके पास कुछ दूसरा टेम्परेचर हो और वो हीट रेडिएट ना करे या हीट एब्जॉर्ब ना करे। ठीक है ना? तो हम आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबका टेम्परेचर लगभग जीरो से तो बड़ा ही है ना, जीरो केल्विन से बड़ा है। तो हम हीट रेडिएट भी कर रहे हैं और एट द सेम टाइम हम क्या कर रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। ठीक है? दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अगर हम किसी भी सरफेस की बात करते हैं, मान लो एक सरफेस मैंने यूं ले लिया है यहाँ पे। अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो इस सरफेस पे अगर हम किसी हीट सोर्स से हीट को भेजते हैं तो उसका कुछ पार्ट क्या होता है, इस सरफेस से रिफ्लेक्ट कर जाता है, कुछ पार्ट इस सरफेस के अंदर इंटर करके इसमें एब्जॉर्ब होता है, और थोड़ा बहुत जो पार्ट है इसका वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये तीन एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलती हैं। एनर्जी भेजी है तो इसका तीन जो है ना अलग अलग यहाँ पे वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। आपने कुछ एनर्जी को इंसिडेंट कराया है, तो ये जो इंसिडेंट एनर्जी है ये पहले तो रिफ्लेक्ट करेगी, फिर क्या होगी, कुछ एब्जॉर्ब होगी, और तीसरा क्या होगा बेटा, कुछ यहां से आगे जाकर क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। तो एनर्जी आई, रिफ्लेक्ट हुई, एब्जॉर्ब हुई, ट्रांसमिट हुई। ये तीनों पॉइंट्स यहां पे आने वाले हैं। अब मैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं इंसिडेंट एनर्जी को आई से रिप्रेजेंट किया, रिफ्लेक्टेड को आर से, एब्जॉर्ब को ए से, और ट्रांसमिटेड को किससे, टी से। तो आई इज इक्वल टू रैट बन गया ना, आर ए टी हो गया हमारा। अब अगर हम सभी को आई से डिवाइड कर दें, टोटल एनर्जी से डिवाइड कर दें, तो हमें जो पहली जगह पर यहां पे मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 1। दूसरी जगह मिलेगा आर बाई आई, तीसरी जगह होगा ए बाई आई, और लास्ट पॉइंट पे होगा मेरे पास टी बाई आई। तो ये जो हमारे पास आर बाई आई, ए बाई आई और टी बाई आई है, इन तीनों को हम नाम देते हैं। हम कहते हैं हमारा जो 1 है ये आर प्लस ए प्लस टी के बराबर है, जहां पे आर इज रिप्रेजेंटिंग रिफ्लेक्टेंस। आर से आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक टर्म है जिसे आप बोल रहे हो रिफ्लेक्टेंस। ए से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो एब्जॉर्प्टेंस, ये क्या है हमारे पास, एब्जॉर्प्टेंस। और थर्ड हमारे पास जो टी है, इट इज कॉल्ड ट्रांसमिटेंस। ठीक है? अब देखो इससे कितना प्यारा सा कंक्लूजन आएगा। आप सोचो एक बॉडी बहुत अच्छी रिफ्लेक्टर है, तो अगर वो सब कुछ रिफ्लेक्ट ही कर दे रही है तो एब्जॉर्ब की क्या, ट्रांसमिट की क्या? तो हम बोलेंगे अ गुड रिफ्लेक्टर इज बैड एब्जॉर्बर एंड बैड ट्रांसमिटर। अगर कोई चीज सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब ही कर ले रही है तो क्या उसने कुछ रिफ्लेक्ट किया, कुछ ट्रांसमिट किया? तो नहीं किया ना। हम बोलेंगे अ गुड एब्जॉर्बर इज बैड रिफ्लेक्टर एंड बैड ट्रांसमिटर। क्या ये वर्ड सब समझ में आ रहे हैं? इन तीनों का सम 1 होना है। एक ही को 1 बना दिया, आर को ही 1 बना दिया तो ए और टी 0 हो जाएगा ना। ए को ही 1 बना दिया तो आर और टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो अगर कोई चीज अच्छा एब्जॉर्बर है तो खराब रिफ्लेक्टर, खराब ट्रांसमीटर है। अच्छा रिफ्लेक्टर है तो खराब एब्जॉर्बर और खराब ट्रांसमीटर है। ध्यान रहेगी ये बात।
अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, जो सबसे बड़े कंफ्यूजन का पॉइंट होता है, जिसको किरचॉफ भी आगे जाकर एक्सप्लेन करते हैं। वो कंफ्यूजन का पॉइंट होता है कि रिफ्लेक्ट करना और इमिट करना हम सेम मान लेते हैं। रिफ्लेक्ट करना और इमिट करना हम सेम मान लेते हैं। मिरर जो है ना वो रिफ्लेक्ट करती है, मिरर क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। और अगर आप किसी हॉट बॉडी को रखते हो ना, किसी गर्म लोहे के टुकड़े को रख रहे हो, वो क्या करती है, वो रेडिएट करती है। ये दोनों का बहुत बड़ा फर्क है। सन रेडिएट करता है, मून क्या करता है, मून रिफ्लेक्ट करता है। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? तो रिफ्लेक्ट करना और इमिट करना आर कंप्लीटली डिफरेंट। किरचॉफ ने आगे हमें चलकर बताया कि अगर कोई बॉडी बहुत अच्छी एब्जॉर्बर है तो वो उतनी ही अच्छी इमिटर होगी। तो जो एब्जॉर्ब करेगा वही क्या होगा, इमिट होगा। मैंने कुछ एब्जॉर्ब किया है, मैं वही क्या करूंगा, इमिट करूंगा। इसीलिए बोला जाता है कि अगर कोई आप ब्लैक सब्सटेंस लो और उसको जम के हीट करो, बहुत ज्यादा एनर्जी दो उसको, और उसके बाद वहां पे लाइट ऑफ कर दो, तो बाकी चीजों के रेस्पेक्ट में वो काली चीज जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा चमकेगी। जैसे ये आपका जो डेस्क है ना, या ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड में मैं पूरा वाइट कर दूं इसको और बीच में एक ब्लैक स्पॉट बना दूं, इसको पूरी एनर्जी दूं, मैं मन से एनर्जी दूं और फिर लाइट ऑफ कर दूं यहाँ का, तो जानते हो जो व्हाइट वाला पोर्शन है ना वो नहीं चमकेगा। चमकेगा कौन सा पोर्शन बाद में, जो ब्लैक वाला है, क्योंकि ब्लैक ने ज्यादा एब्जॉर्ब किया था। जब मौका मिलेगा तो वो क्या करेगा, ज्यादा इमिट करेगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? जब लाइट है ही नहीं तो व्हाइट वाला यूजलेस हो गया, क्योंकि व्हाइट वाला क्या कर रहा था, रिफ्लेक्ट कर रहा था। जब लाइट मिलेगी ही नहीं तो किसे रिफ्लेक्ट करेगा, नहीं रिफ्लेक्ट कर सकता ना। ये बात दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? ये बोला किसने, किरचॉफ ने बोला। किरचॉफ ने क्या बोला, अ गुड इमिटर इज a good emitter is a good absorber, a good absorber is always a good emitter। ठीक है ना? तो एब्जॉर्ब करना और इमिट करना दोनों क्या है, रिलेटेड है। ई और ए जो होगा हमारा वो हमेशा क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप और लिख सकते हो, ई इज इक्वल टू ए। ई जो है ये क्या है आपका, ये मैं अभी किसी ब्लैक बॉडी के लिए कह रहा हूं। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो कि हर तरह के रेडिएशन को इमिट करती है और हर तरह के रेडिएशन को क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है? तो यहाँ पे हम ई से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज बेसिकली, ये क्या है बेटा, किसी को ध्यान में है? ई से क्या बोलते हैं, ई से यहाँ पे हम लोग ऐसे इमिसिविटी तो यहाँ पे नहीं बोलेंगे बेटा। ये आपका जैसे अभी आपने लिखा ना, टोटल एनर्जी रिफ्लेक्टेड पर डिवाइडेड बाय इंसिडेंट वाला है ना, आपने रिफ्लेक्टेंस लिखा, एडमिटेंस लिखा, ट्रांसमिटेंस लिखा, उसी तरीके से जुड़ी हुई क्वांटिटी है, जिसे आप यहाँ पे ऐसे इमिसिविटी बोल रहे हो। बट इमिसिविटी थोड़ा सा आगे और एक्सप्लेन करेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इमिसिविटी क्या है, एक रेशियो है। अगर आप किसी भी बॉडी के इमिसिव पावर को, इसको मैं इमिसिव पावर लिख दूं ना तो वो फिर भी चल जाता है ना। अभी आप जो है ई बस समझ लो कि ये किसको रिप्रेजेंट करने के काम आ रहा है, कितना इमिट कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के काम आ रहा है। ठीक है ना? क्योंकि जो आपकी इमिसिविटी जो क्वांटिटी है ना वो इसी ई का रेशियो है। अगर कोई बॉडी बहुत ज्यादा इमिट कर रही है, ब्लैक बॉडी भी उस टेम्परेचर पे कुछ इमिट कर रही होगी, उन दोनों का जो रेशियो होता है ना उसको आप क्या कहते हो, इमिसिविटी का नाम देते हो। ठीक है ना? तो इसे आप ऐसा करो बेटा, इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर लो और इसे आप बोल दो इमिसिव पावर, ये फिर भी ज्यादा अच्छा सिग्निफिकेंट लगेगा। ठीक है ना? ये क्या है आपका, इमिसिव पावर जैसा है। ठीक है, डन है। यहां भी आप इसको कैपिटल ए बना लेना फिर वैसे केस में बस। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे, बढ़ूंगा आगे, चलो फिर तो यहां से आगे चलते हैं। अब यहां से बेटा फॉर्मूलों वाले पार्ट पे चले आते हैं। ध्यान से देखना, सुनना और समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो लॉ यहां पढ़ना है वो है किसका दिया हुआ, स्टीफन का। स्टीफन का जो लॉ था वो था हमारा एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के लिए। किसके लिए था? जो उनका लॉ था बेसिकली वो था एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के लिए, है ना। तो किरचॉफ ने बोला कि ये जो क्वांटिटी होगी ये प्रोपोर्शनल होगी। किसके प्रोपोर्शनल होगी? जो हमारा वहां पे टेम्परेचर है उसके 4th पावर के प्रोपोर्शनल होगी। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट डालेंगे, वो कांस्टेंट क्या हो गया बेटा? वो कांस्टेंट हो गया सिग्मा। तो ये हो गया आपका यहाँ पे स्टीफन्स कांस्टेंट। इसको आपने क्या नाम दिया बेटा? स्टीफन्स कांस्टेंट का।
वैल्यू आप बताओगे मुझे, मुझे नहीं याद है, आप बताओ जल्दी क्या होता है। बहुत पिटाई खाने वाले हो। 5.67 इंटू 10⁻⁻, नहीं पता, -8। तो 5.67 इंटू 10⁻⁻ क्या है, -8। और आगे की बात तो आप यहीं देखकर समझ रहे हो ना बेटा। देखो इस साइड क्या है, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर, तो ये हो गया वॉट। वॉट के नीचे क्या है, मीटर स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा, केल्विन टू द पावर 4। तो आप इसे सिंपल वे में लिखोगे 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर टी टू द पावर 4 और केल्विन टू द पावर 4। डन है, बिल्कुल डन है। तो ये हमें याद होना चाहिए। अब यहां से ये फॉर्मूला कैसे आया, दिस एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज व्हाट, इट इज बेसिकली dQ/dt। कह सकते हैं क्या। तो अगर ये dQ/dt लिखोगे तो एरिया को भी इधर लेकर जाओगे, तो आप क्या लिखोगे इसे, आप सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे बेटा कि हमारा जो dQ/dt होगा ये होगा हमारा सिग्मा इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई टी टू द पावर 4 का। और ये किसके लिए हमने लिखा है, दिस इज फॉर ब्लैक बॉडी। ये किसके लिए है, ब्लैक बॉडी के लिए। अब ब्लैक बॉडी ने तो इतनी एनर्जी निकाल दी पर यूनिट एरिया, सॉरी dQ/dt, उसके लिए जो हमारा एनर्जी फ्लो रेट था वो क्या था, वो इतने के बराबर था। अब मैं किसी और बॉडी के लिए लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा। सो फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर इमिसिविटी। ई इज बेसिकली इमिसिविटी। बच्चों इधर नहीं देखोगे तो दिक्कत होगी। ई इज बेसिकली ई एनी बॉडी, किसी भी तरह के बॉडी का अगर हम ई ब्लैक बॉडी से कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, ब्लैक बॉडी से, तो जो क्वांटिटी निकल कर आती है उसे आप क्या कहते हो, ई। और इसको आप नाम देते हो यहाँ पे इमिसिविटी का। आप इसे किसका नाम देते हो, इमिसिविटी का। अब सोच के देखो, ये तो ब्लैक बॉडी के लिए था ना, ये तो यहाँ वाली क्वांटिटी थी ना। तो अगर आप ई एनी बॉडी लिखना चाहते हो तो क्या उसे ई से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे स्मॉल ई से भी मल्टीप्लाई करोगे। एंड यू शुड राइट हियर द वैल्यू ऑफ dQ/dt फॉर अ बॉडी इज इक्वल टू सिग्मा E into A multiplied by T to the power 4। And this is our very 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 important formula जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप इधर नहीं कंसंट्रेट करोगे, आपस में बात करने में लगोगे, कैसे चलेगा काम। यहां समझते हो ना, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है और आप लोग उन मिनटों को बर्बाद कर रहे हो। चलो जल्दी से देखें इसे, समझ में आई ये बात। मैंने बोला dQ/dt ऐसे क्या है आपका, सिग्मा इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई टी टू द पावर 4 है अगर मैं ब्लैक बॉडी की बात करता हूं तो। बट अगर मैं किसी भी नॉर्मल बॉडी की बात करने लगूं तो मुझे इमिसिविटी से उसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। एंड वी विल गेट द फॉर्मूला सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ से जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बोर्ड पे और सीखने की कोशिश करना। मैं आपको बता रहा हूं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के बारे में। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या था ये पहले समझो। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ने क्या बोला कि हमारे पास मान लो ये एक बॉडी है, तो ये कुछ एनर्जी इमिट कर रही होगी, तो एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो एब्जॉर्बिंग सम एनर्जी ना। ये इसी समय में क्या कर रही होगी, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब भी तो कर रही होगी। से यस और नो। तो एनर्जी एब्जॉर्ब जो हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे सराउंडिंग के टेम्परेचर को Ts मानता हूँ तो Ts के कारण इसके पास कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, और इस बॉडी के टेम्परेचर को अगर मैं T ऑब्जेक्ट मानता हूँ तो इससे क्या हो रहा है, एनर्जी बाहर रेडिएट हो रही है। ज्यादा रेडिएट करेगी तो ठंडा हो जाएगी, और अगर ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। क्या ये बहुत सिंपल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं। तो हम यहाँ बोलेंगे बेटा कि हमारा जो माइनस ऑफ dQ/dt होगा, मैं मान के चल रहा हूं कि ये ठंडी हो रही है। ठंडी हो रही है मतलब ज्यादा इमिट कर रही होगी, ऐसा आप मान रहे हो, तभी तो ये फॉर्मूला लिखा ना माइनस dQ/dt। इज इट ओके। ज्यादा इमिट कर रही है ऐसा हम मान रहे हैं। हम मान रहे हैं कि यहाँ पे हम कूलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर ये कूल हो रही होगी तो सिग्मा E इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई टी नॉट टू द पावर 4 के बराबर एनर्जी इमिट कर रही होगी, और एब्जॉर्ब कितना कर रही होगी, सिग्मा ए इंटू कैपिटल ए टी एस टू द पावर 4 के बराबर।
एंड सिंस E और A हमारा क्या होता है, बराबर होता है, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि हमारा सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4 माइनस सिग्मा ई ए टी एस टू द पावर 4 है। और नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ से लिखूंगा डी थीटा बाई डी टी माइनस ऑफ डी थीटा बाई डी टी, इट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइडेड बाई एम एस मल्टीप्लाइड बाई टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। क्या सभी अग्री करते हो? देखकर बताओ मुझे, क्या इस फॉर्मूले से अग्री करते हो? मैंने इस डी क्यू बाई डी टी को क्या लिखा, एम एस डी थीटा बाई डी टी लिखा। क्यू हमारा एम एस डेल्टा थीटा होता है, तो डी क्यू बाई डी टी को क्या आप एम एस डी थीटा बाई डी टी लिख सकते थे? नहीं समझ में आया? Q इज इक्वल टू या डेल्टा Q इज इक्वल टू एम एस मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा थीटा, पढ़ा है हमने। अगर मैं इसको डी क्यू बाई डी टी लिखूं तो एम एस को एज इट इज छोड़ दिया और बाकी क्वांटिटी क्या डी थीटा बाई डी टी बनती, देखो यही लिखा हुआ है, ये एम एस क्या हुआ है, बस यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला आया है। तो जो बॉडी का एरिया ज्यादा है जल्दी कूल होगा, मास ज्यादा है एरिया कम है, मास ज्यादा है एरिया कम है। कैसे बोलोगे? एरिया कम है तो कूलिंग कम, लेकिन मास ज्यादा है तो भी कूलिंग कम, तो ऐसे केस में हमें कूलिंग कम देखने को मिलेगी। तो जो हॉलो स्फीयर होता है हमारा और जो सॉलिड स्फीयर है, जिनका एरिया सेम है बट मासेस अलग अलग होती हैं, कौन सा ज्यादा जल्दी ठंडा होगा? हॉलो वाला जल्दी ठंडा होगा, जो आपका सॉलिड वाला होगा वो धीरे ठंडा होगा। मान लो सेम मास है, एक से आपने सॉलिड स्फीयर बनाया, एक से हॉलो बनाया, एक से आपने बिल्कुल डिस्क बना दिया है, कहाँ पे ज्यादा कूलिंग होगी, कहाँ जल्दी चीजें कूल होंगी? डिस्क के केस में जल्दी कूल होंगी, क्योंकि वहां पे एरिया सबसे ज्यादा है। तो आप आराम से इस फॉर्मूले से आप बाकी के कैलकुलेशंस कर सकते हो। यहां से आगे आते हैं बेटा, नेक्स्ट पार्ट पे थोड़ा मैथमेटिक्स लगाते हैं। इसको क्या हम इस तरीके से तोड़ सकते थे क्या? टी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर टी प्लस टी नॉट टी माइनस टी नॉट, क्या ऐसा तोड़ सकते थे क्या इसको? यहाँ पे बेटा मुझसे लगता है एक ओ छूट गया है ना, थोड़ा सा मुझसे कुछ यहाँ पे एक स्मॉल सा कुछ छूट गया है, एक बार मैं उसे करेक्ट भी कर दे रहा हूं। क्या बच्चों ऐसा लिख सकते हैं हम लोग? देखो तो जल्दी से, लिख सकते हो ऐसा? मैंने क्या किया, a प्लस बी के होल्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किया, क्या मिलेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर मैंने उसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिल जाएगा? a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4। रिवर्स भी ट्रू है ना, तो देखो यहाँ पे टी ओ प्लस टी एस, टी ओ माइनस टी एस, टी नॉट स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर, और उसको मल्टीप्लाई किससे किया? टी नॉट स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर से, तो हमें मिला कितना? टी नॉट टू द पावर 4 टी एस टू द पावर 4। ठीक है, जानते हो इसका सबसे फायदा किसने उठाया? एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं जिनको प्रणाम किए बिना हमारा कोई भी चैप्टर पूरा नहीं होता। कौन से हैं? न्यूटन। तो न्यूटन ने इसका ध्यान दिया और न्यूटन ने क्या बोला? न्यूटन ने बोला कि अगर हमारा टीओ और टीएस एक दूसरे के बहुत ही पास हो, इफ टेम्परेचर ऑफ ओ एंड टेम्परेचर ऑफ एस आर वेरी नियर टू ईच अदर, इन सच टाइप ऑफ केस आप इस पूरी क्वांटिटी को कुछ लिख सकते हो। आप इस पूरे को लिख सकते हो वैसे केस में 2ts स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 2ts, और ये जो लास्ट वाली क्वांटिटी है इसको मैं एज इट इज छोड़ रहा हूं। आप बोलोगे सर ये तो जीरो हो जाती। जीरो होना और एक्चुअली ऑलमोस्ट जीरो होना, दोनों में फर्क है ना। अगर हम जीरो को 1000 से मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा, और 0.1 को करें तो 100। 0.1 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिल गया? 100। और जीरो को किया तो क्या मिला? जीरो। इवन 0.001 को भी मल्टीप्लाई करोगे ना 1000 से तो क्या मिलेगा? 1। आप समझ रहे हो? तो आप इस क्वांटिटी को नेग्लिजिबल मान सकते हो बट जीरो नहीं मान सकते। नहीं मान सकते ना, तो इस बात का ख्याल रखते हुए न्यूटन ने क्या किया उसके बारे में मैं बताऊं आपको। न्यूटन ने इसी बात का ध्यान रखा और न्यूटन ने यहाँ पे एक छोटा सा चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि ये जो यहाँ पे मेरा माइनस ऑफ डी थीटा बाई डी एक्स है ना, डी क्यू नहीं है बेटा, डी थीटा है।
डी थीटा बाई डी एक्स है ना, या डी थीटा बाई डी टी है यहाँ पे, है ना। ये कितने के बराबर होगा? इन दोनों के मल्टीपल, जो कि 4 टाइम्स ऑफ टी एस का क्यूब होगा, मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा इंटू ए इंटू ई डिवाइडेड बाई एम एस मल्टीप्लाइड बाई टी नॉट माइनस टी एस के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आई? इस क्वांटिटी को उन्होंने कांस्टेंट मान लिया और इसको नाम दे दिया के का। इसको क्या नाम दे दिया? के का। और इस लॉ को आप क्या कहने लग गए? इट इज बेसिकली नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है क्या? बेसिकली हमारा जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, जिसे हम स्टीफन्स लॉ ऑफ कूलिंग का भी नाम दे सकते हैं, स्टीफन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक अप्रोक्सीमेशन है। हमने उसी को अप्रोक्सीमेट किया और अप्रोक्सीमेट करके क्या निकाल दिया? हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग निकाल दिया। क्या यहां तक सब क्लियर? क्लियर है? कहां से ये फॉर्मूला आया और क्या वैल्यूज हैं, कैसे ये वैल्यूज आई भी हैं। अगर मान लो हम भूल गए हैं वैल्यू, तो निकाल भी सकते हैं क्या एग्जाम में? निकल जाएगा? नहीं, कॉन्फिडेंस तो नहीं लग रहा मुझे। निकलेगा? चलो बहुत बढ़िया। तो यहां से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर अब जल्दी से कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं बेटा, बताते चलो धड़ाधड़। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने क्या किया है? अभी विंड डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं, 2 मिनट रुक जाते हैं फिर, है ना। क्वेश्चंस पे हम लोग वापस से चले आएंगे। जो क्वेश्चन अभी कर पाते हैं उसको तो कम से कम कर लेते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मैंने अभी आपको समझाया है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में हम लोग अब बात कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा और यहाँ पे हम किन फॉर्मूलों के हेल्प से अपने कैलकुलेशंस को करते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखा जाए। अभी मैंने जस्ट आपको बोला था हमारा जो डी थीटा बाई डी टी है, ये किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू के इंटू थीटा। थीटा के साथ क्या क्या था? आपने पहले ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को लिया था, तो O माइनस थीटा एस। थीटा एस इज रिप्रेजेंटिंग द सराउंडिंग टेम्परेचर। यह हमारे लिए क्या था? यह हमारे सराउंडिंग टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा था। और हमारे लिए थीटा नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ पे हो सकता है इन्होंने नोटेशन अलग लिया हो, इसलिए इन्होंने टी माइनस टी एस लिख दिया है, कंफ्यूज नहीं होना, है ना। हमने भी कुछ उसी से मिलता जुलता लिया है। हमने टी नहीं माना है, हमने क्या माना है? थीटा माना है। तो घबराना नहीं है, ये देखकर टेंशन में नहीं आ जाना है। आगे बढ़ते हैं। जो मेरी बात है उसको अब समझने की कोशिश करो। ये क्या है बेटा? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के कुछ खास पॉइंट्स हैं। कोई भी बॉडी ठंडी होगी तो मिनिमम कहां तक जा सकती है? आप ये सोच के देखो। जो बाहर का टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है, उस तक, 0 तक नहीं। बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री, हमारा मिल्क जो है वो 80 डिग्री पे था, तो ठंडा होकर 20 से कम थोड़ी ना हो जाएगा, नहीं होगा ना, मिनिमम 20 तक जा सकता है। और सबसे खास बात जानते हो क्या है? शुरुआत में तेजी से उसका टेम्परेचर नीचे की ओर आता है, और बाद में उसका रेट ऑफ कूलिंग क्या हो जाता है? धीरे धीरे आपको स्लो देखने को मिलता है। शुरुआत में 80 से 60 आने में कम समय लगेगा, 60 से 40 आने में क्या होगा? ज्यादा समय लगेगा। तो 2-3 पॉइंट्स याद रखने के हैं। उनमें से पहला क्या है? रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग always decreases. Cooling always decreases with time. यह हमेशा क्या होता है? टाइम के साथ डिक्रीज करता हुआ चला जाता है। और इसको अगर आप ग्राफिकली दिखाना चाहो तो आप ग्राफिकली इस तरीके से दिखाते हो। ये मान लो थीटा है, ये आपका टी है, तो यूं टेम्परेचर घटता है और घटते घटते एक पॉइंट पर आकर क्या होता है? सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। क्या ये डायग्राम क्लियर है? शुरुआत में देखो स्लोप ज्यादा थी, स्लोप धीरे 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 फ्लैट होती गई, और फाइनली क्या हो गया? जब सराउंडिंग के टेम्परेचर के पास पहुंची तो सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो गई, लगभग उसके आसपास आ गई। इज इट फाइन एवरीवन? तो याद रखना, ये इसका मैंने प्रूफ निकाल के नहीं दिखाया है, बट ये कर्व जो है ये देखकर आपको क्लियर होना चाहिए, ये एक्सपोनेंशियल कर्व है। कैसा कर्व है? एक्सपोनेंशियल है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियली हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? कम होता जाता है, और फाइनली वो सराउंडिंग के टेम्परेचर तक चला आता है। डन है? आगे आते हैं। हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा, जो फॉर्मूला फ्रीक्वेंटली हमारे यूज में आता है। ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है, हम इसे यूज में लेकर आते हैं।
ये है हमारे पास T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई स्मॉल t इज इक्वल टू माइनस ऑफ k इंटू T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस Ts। क्या ये पॉइंट आप याद रख सकते हो? अब इसे याद रखने का तरीका भी सिखा दूं। T1 और T2 यहां पे क्या है? हमारे दो टेम्परेचर्स हैं। मान लो पहले 80 मैंने बोला था, 80 से कहां पहुंचाया था? 60 तक। तो T1 इज 80 डिग्री, T2 इज 60 डिग्री। उसमें जो समय लगा है उसे आप स्मॉल t से रिप्रेजेंट कर रहे हो, जैसे स्मॉल t इज रिप्रेजेंटिंग टाइम। आगे k कांस्टेंट है, T1 प्लस T2 बाई 2 इज रिप्रेजेंटिंग द मीन टेम्परेचर, वहां का मीन टेम्परेचर बता रहा है। और Ts किसको बता रहा है? सराउंडिंग टेम्परेचर को। इसके ऊपर वाले फॉर्मूले को देखो तो यहां क्या ये T2 माइनस T1 लिखा हुआ है? θ2 माइनस θ1 लिखा हुआ है। नीचे क्या टाइम लिखा हुआ है? ये उसके आगे k है क्या? k के आगे यहाँ पे थीटा नॉट लिखा हुआ है क्या, जिसको आप यहाँ पे मीन टेम्परेचर मान रहे हो? और थीटा एस, क्या थीटा एस ही दिखाई दे रहा है यहाँ? तो ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल क्या है? सेम है। हम बस इसको अप्रोक्सीमेटली अपने कैलकुलेशंस में यूज करने के लिए लिख लेते हैं। ठीक है क्या? ये क्लियर है सभी को? तो हमने कुछ नया नहीं किया है, हमने एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला बना लिया है जिससे हमारा कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाए। और वो फॉर्मूला जस्ट ऊपर वाले फॉर्मूले जैसा ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। आगे आते हैं, एक सवाल है छोटा सा, जल्दी से इसको कर दो। अब तो जल्दी बताओ। क्या बेटा? कोई बात नहीं बेटा। क्या बेटा? एक प्रैक्टिस, छोटा सा प्रैक्टिस। हाँ, लगा के देख लेते हैं। देखो फॉर्मूला लगाने में भी हम छोटी मोटी गलतियां करते हैं कभी कभी। कहीं केल्विन के जगह पे सेंटीग्रेड, कहीं सेंटीग्रेड लिखना हो उसकी जगह केल्विन, पहली गलती होती है। दूसरा, अप्रोच लेते समय के मुझे पता नहीं है, हम थोड़ा भटक जाते हैं। तो एक बार लगा के देख लेते हैं, 1 मिनट में समझ आ जाएगा। पहला जो पॉइंट है हमारा, क्या है यहाँ पे? क्या टेम्परेचर कम हुआ है बेटा? 70 से 60 गया है। कितनी देर में हुआ है? तो आप देखो मैंने कहीं पे सेंटीग्रेड को केल्विन में नहीं बदला है, क्योंकि दोनों साइड अगर आप देखो तो T2 माइनस T1 है। तो आप सेंटीग्रेड को केल्विन में भी बदलते तो भी आंसर इसी तरीके से आने वाला था। इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के, इसके आगे 70 60 130 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है हमें पता नहीं है, वही हमें निकालना है। सो थीटा एस इज नॉट नोन। इन सेकेंड स्टेप व्हाट इज हैपनिंग? इस बार ये 60 से घट के कितना हो गया बेटा? 54। तो यहां पे वैल्यू हो गई हमारे पास 114 डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा एस। कैसे सॉल्व करेंगे इसके आगे? अब इन दोनों को डिवाइड कर लोगे। आप पहले इक्वेशन को लोगे, दूसरे इक्वेशन को लोगे, दोनों को डिवाइड करोगे। डिवाइड करते ही फायदा ये होगा कि के अपने आप गायब हो जाएगा और बाकी बची हुई चीजों को अब डील करना बहुत मुश्किल है क्या? नहीं है? कर लोगे। आंसर जो है बेटा यहाँ दिया हुआ है, आंसर क्या है आपका? ए, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे निकल कर आएगा। ठीक है, बढ़ा दूं मैं आगे? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इस लॉ को थोड़ा अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसके ऊपर भी आपके सामने क्वेश्चंस आते जाते रहते हैं, है ना? इस पे भी हमारे सामने क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ध्यान से देखते हैं क्या है हमारा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी यहाँ दिखाई गई है वो है लैम्डा एम। इसे भी हमें दिमाग में रखना होगा। अब क्या क्या है मैं समझाता हूँ। स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से। यहाँ पे हमें एक ग्राफ बनाने को बोला जाता है। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है ये एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे बेस्ड है। यहाँ पे हम एक एक्सिस पे, जो कि हमारा वाई एक्सिस है, यहाँ पे हम शो करते हैं यहाँ पे किसे? स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर को। देखो इमिसिव पावर और स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर में एक छोटा सा फर्क है। जितनी एनर्जी आप पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम जो इमिट करते हो वो क्या है? आपका इमिसिव पावर है। लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक वेवलेंथ वाले एनर्जी को भी आप इमिट करते होगे। मान लो मैं एक बॉडी अपने आप को मान रहा हूं, मैं अभी 50 अलग अलग तरीके के वेव्स इमिट कर रहा हूं, तो उन 50 का एक सम होगा ना, जो कि एक एनर्जी होगी। उसमें से हो सकता है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का मैं 5 वेव इमिट कर रहा था, तो उस स्पेसिफिक वेवलेंथ की भी कुछ एनर्जी होगी। तो मेरे पास जो एनर्जी थी वो 50 अलग अलग वेव्स की थी।
उनमें से 5 जो है एक स्पेसिफिक वाली थी। तो जो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो एनर्जी होती है उसे आप क्या नाम देते हो? स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर देते हो। और अगर हम उसे ध्यान में रखते हुए अपने कर्व को ड्रॉ करते हैं तो हमारा कर्व कुछ इस तरीके से आता है। यहां पे देखो एक पॉइंट ऐसा आ रहा है ना जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पे मैक्सिमम इमिसिव पावर मिल रहा है। इस लैम्डा को यहाँ पे हम लोग लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने उन्हीं वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए लैम्डा लिया है, ठीक है ना। तो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पे मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर मिलता है उसे हम क्या नाम देते हैं? लैम्डा एम, ठीक है। यही यहाँ लिखा गया है, द वेवलेंथ ऑफ हाईएस्ट इंटेंसिटी। ये किस चीज की वैल्यू है? ये हमारी हाईएस्ट इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ की वैल्यू है। हाईएस्ट इंटेंसिटी कहां से पता चली? इस वाई एक्सिस के क्वांटिटी पे, इस वाई एक्सिस को ध्यान में देखने से पता चली, ठीक है ना। यहां पे अगर हम देखें इस लैम्डा एम की वैल्यू को तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? 1 डिवाइडेड बाई टी के। या आप कह सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? उस समय वहां के टेम्परेचर के। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट। हियर दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड वीन्स कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को आप क्या कहते हो? वीन्स कांस्टेंट का नाम देते हो। क्या यहां तक समझने में कोई दिक्कत है बच्चों? तो लैम्डा एम इंटू टी क्या होगा हमारा? बी के बराबर होगा, जिसे हम वीन्स कांस्टेंट कहेंगे। और ये जो हमारा टी है ये बता रहा है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे लैम्डा एम की वैल्यू वहां पे क्या होती जाएगी? कम होती हुई चली जाएगी। बिल्कुल क्लियर ये भी। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन पे चले आते हैं, ठीक है ना। जो क्वेश्चन हमने उस समय स्किप किया था उस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। क्या होगा बेटा, अब कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। हमें बोला गया a piece of iron is heated in a flame. It first becomes dull red, then becomes reddish yellow and finally turns in white hot. The correct explanation for above observation is possible by using. मैं समझाता हूं पहले ये क्वेश्चन से कैसे वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ जुड़ा हुआ है। आप बताओ कलर किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा ना। कलर किस पे डिपेंड कर रहा होगा? वेवलेंथ पे। हमें कौन सी चीज दिखाई दे रही होगी जो कि वहां से इस समय इमिट हो रही होगी? वही दिख रही होगी ना, वही दिख रही होगी हमें। मतलब शुरुआत में वो किसी और कलर का लाइट जो है वो इमिट कर रहा था, बाद में किसी और कलर का कर रहा है ना। हर समय उसका कलर चेंज होता जा रहा है। और जो सबसे ज्यादा वेव्स जो वो इमिट कर रहा होगा वही मुझे प्रोमिनेंट कलर के फॉर्म में दिखाई भी दे रहा होगा। मतलब वहां से हम लैम्डा एम को आराम से समझ सकते हैं, हाँ या ना। तो लैम्डा एम हर जगह पे बदल रहा है। और कैसे बदल रहा है? जब आप टेम्परेचर बदल रहे हो, लगातार हीट करते जा रहे हो, तो वो धीरे धीरे गर्म भी तो हो रहा होगा ना। और जैसे जैसे गर्म हो रहा है वैसे वैसे लैम्डा की वैल्यू बदलती जा रही है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? शुरुआत में कैसा था बेटा? रेड। बाद में कैसा हुआ? येलो। किसकी वेवलेंथ ज्यादा? किसकी वेवलेंथ ज्यादा? लेकिन यहां पे आप वेवलेंथ को डायरेक्ट नहीं रिलेट करोगे, ये बात अपने दिमाग में रखना। हम लैम्डा एम की बात कर रहे हैं ना, हम लैम्डा की बात ऐसे कॉमनली लैम्डा की बात नहीं कर रहे, हम लैम्डा एम की बात कर रहे हैं कि उस समय उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसने सबसे ज्यादा वेव कौन सी जनरेट की है, ठीक है ना। क्या ये बात समझ में आई? तो ये जो दोनों चीजें हैं, टेम्परेचर है, हीट है हमारा, और जो हमारा उस समय का वेवलेंथ है, ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं? एक दूसरे के साथ रिलेटेड है लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से। कि लैम्डा एम अगर बड़ा होने वाला है तो टी क्या होगा? वैसे में कम होगा। जहां पे लैम्डा एम छोटा होगा वहां टी क्या होगा? बड़ा होगा, है ना। बट यहाँ पे ये चीज एग्जैक्टली वेवलेंथ को चेक करके मत ढूंढने लग जाना कि रेड का वेवलेंथ कितना है और हमारे येलो का वेवलेंथ कितना है और किसका कितना है ना। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? लैम्डा एम की। हम लैम्डा एम को डायरेक्ट उससे जज करेंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो हमने क्या देखा? हमने देखा सिंपल कलर चेंज को टेम्परेचर चेंज के साथ रिलेट किया गया। ये रिलेशन किसने एस्टैब्लिश किया था? किसने किया था एस्टैब्लिश? वीन ने। दैट्स वाई यहां पे आंसर क्या हो जाना चाहिए था? वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। और हम इसे टिक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आई? जो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे आप रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हो ये समझ आया।
हमने कलर का, हमने वेवलेंथ का रिलेशन किससे एस्टैब्लिश किया? टेम्परेचर से। और ये रिलेशन एस्टैब्लिश किया किसने था? वीन ने। दैट्स वाई हमने वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इसका नाम रख दिया। ठीक है, आगे बढ़ाता हूं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्या बेटा? कलर वाला मैंने बोला बेटा कि कलर को डायरेक्ट रिलेट मत करने लगना। हम लैम्डा एम से रिलेट कर रहे हैं, जो उस समय उसने सबसे ज्यादा इमिट किया है हम उसकी बात कर रहे हैं, है ना। जैसे येलो लाइट है तो उसका 5500 एंगस्ट्रॉम आप मान के चलते हो, रेड लाइट है उसका आप 7000 मान के चलते हो। ऐसे वो भी लगता है सेट हो भी रहा था। पहले रेड था तो पहले लैम्डा क्या थी? ज्यादा थी। बाद में लैम्डा येलो हुआ तो क्या हो गई? कम हो गई। कॉरस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर क्या होना चाहिए था? ज्यादा होना चाहिए था। टेम्परेचर लगातार बढ़ भी रही थी। तो आप चाहो तो डायरेक्ट रिलेट हो पा रहा है यहाँ पे, लेकिन हर केस में नहीं होगा, इसलिए वो चीज मत दिमाग में रखना। बस इतना जरूर रखना कि लैम्डा एम और टी आपस में क्या है? रिलेटेड है। इस सिचुएशन में ये रिलेट हो भी जा रही थी, बट हर केस में होगा ये जरूरी नहीं है, इसलिए उसे रूल की तरह याद मत रख लेना। आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, इसको भी ध्यान से देख लेते हैं। हमें यहाँ पे तीन अलग अलग जो है ना वेवलेंथ्स दे दी गई हैं, 500, 250 और क्या दे दिया गया है? 1000। ये तीन मुझे वेवलेंथ्स दे दी गई हैं। मुझे बी की वैल्यू भी एक दे दी गई है। अब मुझे बोला गया है कि इसमें से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ये आपको निकाल कर बताना है। किसकी एनर्जी में? एनर्जी का मतलब क्या है? हम बात कर रहे हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम की, मीन्स हम बात कर रहे हैं इंटेंसिटी की। किसकी बात कर रहे हैं? इंटेंसिटी की। कैसे निकालेंगे? तो निकालने का सबसे इजी तरीका मैं बताता हूं। आज क्या सीखा है हमने? लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू वॉट? इट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या यहां से आप कुछ यहां पे हेल्प ले सकते हो? देख रहे हो आपके पास टेम्परेचर गिवन है, टी दिया हुआ है ना, क्या आप यहां से लैम्डा एम की वैल्यू निकाल सकते हो? बोलेंगे हाँ। लैम्डा एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 2.88 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6। ये बेटा नैनोमीटर लिखा हुआ है, तो क्या मैं 10 टू द पावर -9 भी लगा दूं? लगा दूं? आगे देखते हैं। केल्विन को केल्विन ही छोड़ दिया, कोई नहीं। टी को नीचे लेकर आए तो ये हो गया 5760। केल्विन से केल्विन क्या हो जाएंगे? कैंसिल भी हो जाएंगे। ये जो 10 टू द पावर 6 और 10 टू द पावर -9 है, क्या मैं डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर 3 लिख दूं तो कोई परेशानी है? यहां से इसको भी, इस पॉइंट को यहां से हटाकर 2 जीरो और लगा दूं तो भी कोई परेशानी है क्या? नहीं है। आगे की बात करते हैं। अगर ये जो मेरे पास 288 दिख रहा है बेटा, इसको मैं 57.60 करके 2 जीरो और यहां बढ़ा लूं तो कोई दिक्कत है? अब देखो इससे क्या ये 5 टाइम्स में कट जाने वाला है? देखो जस्ट इसका डबल है ना, 288 इंटू 2 कितना होगा? 576 हो रहा है ना। तो इससे क्या आप आराम से इसको 5 टाइम्स में कट कर लोगे? थोड़ा रीअरेंज करके देखो, क्या रीअरेंज करके हम इसको 500 नैनोमीटर कह सकते हैं क्या? 500 इंटू 10 टू द पावर -9 कह सकते हैं क्या? आपका आंसर आया क्या? बोलोगे कि ये कैलकुलेशन क्यों दिखाया आपने? मैंने इसलिए दिखाया बेटा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका ये था कि मैं यहाँ लैम्डा एम निकाल लूं, क्योंकि लैम्डा एम पे मैक्सिमम एनर्जी और बाकी जगह पर क्या होगी? उससे कम एनर्जी। ऐसा आप कह सकते हो? कह सकते हो ऐसा? तो लैम्डा एम पे मैक्सिमम एनर्जी और उससे बाकी किसी भी पॉइंट पे क्या है? कम एनर्जी। हमने उसको, उसी चीज को यहाँ पे यूज किया। मैंने यहाँ लैम्डा एम की वैल्यू निकाली। कैलकुलेशन मैंने दिखाया, बट कैलकुलेशन यू कैन डू बाय योरसेल्फ। आप खुद से भी कर सकते हो। कैलकुलेशन हमने किया, हमारे पास आंसर कितना आया? 500 नैनोमीटर। अब यहाँ पे देखो 500 नैनोमीटर हमें दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है, मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होना है? मैक्सिमम एनर्जी। और बाकियों के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होना है? उससे कम एनर्जी। मीन्स U2 इज मैक्सिमम एंड U1 एंड U3 इज रिलेटिवली लेस देन दैट। देख लो कहां पे दिया हुआ है ये U2 मैक्सिमम, कहां दिया हुआ है? डी में। तो वी विल गो फॉर द डी चॉइस। डन है? आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ऐसे आज सोच रहा था कि क्या पढ़ा दूं, सरफेस टेंशन, बट लग नहीं रहा कि हो पाएगा, है ना। कोई नहीं, किसी और दिन देखते हैं, है ना। अभी इसको पहले देख लेना जरूरी है जो सामने है। हम बात करते हैं बेटा सोलर कांस्टेंट की। ध्यान से सोलर कांस्टेंट को समझते हैं। ये भी एक छोटा सा समझने वाला ही पॉइंट है, बहुत आराम से दिमाग में जा सकता है ना। हम मानते हैं हमें जो है ना सन गिवन है और सन के टेम्परेचर के बारे में हमें बता दिया गया है कि इसका टेम्परेचर कुछ टी के बराबर है।
तो ये अगर सन का टेम्परेचर T है तो ये कुछ एनर्जी इमिट कर रहा होगा, हर डायरेक्शन में जा रहा होगा। एक स्फीयर है अगर सन, तो स्फेरिकल वे में हर तरफ एक छोटा सा स्फीयर अगर आप उसके बाहर देखो, उससे थोड़ी और डिस्टेंस पे देखो, तो उसी स्फेरिकल फॉर्म में हर तरफ एनर्जी प्रोपगेट हो रही होगी, 1/r² के प्रोपोर्शनल हो रही होगी क्या? मैं यहां से किसी r डिस्टेंस पर क्या करता हूं, r डिस्टेंस पर मैं क्या करता हूं, एक इस तरीके का दूसरा स्फीयर कंसीडर कर लेता हूं। हम अज्यूम करते हैं कि यहां कहीं पे जो है ना हमारा अर्थ है, यहां कहीं क्या है, हमारा अर्थ है। कोई दूसरा प्लैनेट भी हो सकता था, ये क्या था, हमारा सन था। सन के रेडियस को हम यहाँ पे स्मॉल r मान रहे हैं, सॉरी, सन के रेडियस को हम यहाँ पे कैपिटल R मान रहे हैं, और इस डिस्टेंस को यहाँ पे हम लोग स्मॉल r मान ले रहे हैं। अब क्या हो रहा है इसके बारे में समझते हैं। सन ने एनर्जी इमिट की, हर डायरेक्शन में गई, यहां तक भी पहुंची होगी। कितनी पहुंची होगी पर यूनिट एरिया, क्या आप निकाल सकते हो? उसको अगर आप अर्थ के एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे, अर्थ के किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो कि उसके जस्ट सामने आ रहा है, तो क्या अर्थ ने कितनी एनर्जी रिसीव की है पता चल जाएगा। तो सामने वाले ने भेजी 100, मुझ तक पहुंची ही 10, तो मैं वो 10 एब्जॉर्ब कर रहा हूं, यही बताना है ना हमें। और मैं पर यूनिट एरिया मैंने कितना रिसीव किया ये कैसे बताऊंगा? मेरा अगर एरिया 10 मीटर स्क्वायर था और मैंने 10 जूल एनर्जी रिसीव की, तो 10 डिवाइडेड बाई 10 मुझे क्या प्रोवाइड कर देगा? 10 डिवाइडेड बाई 10 मुझे क्या प्रोवाइड कर देगा? ये मुझे एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया प्रोवाइड कर देगा। इज इट फाइन विथ एवरीवन? तो अब इसे सॉल्व करने में लगते हैं। हमारा जो सोलर कांस्टेंट है, जो S है, ये इसी को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। हम बोलते हैं अगर रेडियस ऑफ अर्थ को हम लोग यहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ को हम लोग यहाँ पे RE मान ले रहे हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा किससे? सन से। हम बोलते हैं कि सन ने जो एनर्जी इमिट की है, दैट इज dq/dt, वो कितने के बराबर है? सिग्मा इंटू ई। ई के जगह पे तो 1 लिख देंगे, ए के जगह क्या मैं यहाँ पे 4 पाई इंटू सन का रेडियस r² मल्टीप्लाइड बाई T⁴ लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। मैंने बोला S जो है ये क्या है हमारा? ये है एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया, है ना। मैं अगर अर्थ के रेडियस की बात करूं तो क्या यहाँ पे अर्थ का रेडियस ऑलमोस्ट इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कंसिडरेबल भी नहीं है, तो मैं क्या उसको यूनिट जैसा मान के चल लूं? तो मैं यहाँ पे अब वैल्यू अगर निकालने लगता तो S की वैल्यू क्या लिखता? मैं लिखता dq/dt डिवाइडेड बाई द एरिया ऑफ स्फीयर, दैट इज 4 पाई इंटू r²। क्या हमारा काम हो जाता? तो मैं यहाँ पे सबसे पहले न्यूमरेटर में लिखता सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू कैपिटल R² मल्टीप्लाइड बाई T⁴ डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू r²। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, सिग्मा r² इंटू T⁴ डिवाइडेड बाई r² इज द रिजल्ट। क्या कोई दिक्कत है? सन के जगह, सन के लिए E की वैल्यू 1 क्यों ली है? सन के लिए E की वैल्यू 1 क्यों ली है? क्योंकि सन जो है हमारा वो एक ब्लैक बॉडी है। क्या है हमारा? एक ब्लैक बॉडी है, और ब्लैक बॉडी के लिए E की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ाऊं? देखते हैं बेटा, अब हमारे सामने एक सवाल है, क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी मुझे दे दो। The total radiant energy per unit area normal to the direction of incidence received at distance r from the center of star of radius r is। इन्होंने radius of sun को क्या लिया? स्मॉल r। इन्होंने डिस्टेंस को क्या लिया? कैपिटल R। तो बस r के पोजीशन को चेंज करके क्या आप आंसर कोट कर लोगे? हमने न्यूमरेटर में कैपिटल R लिया था, इन्होंने क्या ले लिया है? स्मॉल r। हमने डिनोमिनेटर में स्मॉल r लिया था, इन्होंने क्या लिया है? कैपिटल R। कौन सा आंसर हो जाएगा? जल्दी बोलो। A। तो A इज द करेक्ट आंसर। तो यहां तक मुझे लगता है आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सारी चीजें क्लियर हो गई हैं? क्लियर हो गई हैं? ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था बेटा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े। यहीं पे इस टॉपिक को एंड करते हैं, ठीक है।